हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डेट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, याद कीजिए आप, मैंने वहाँ कहाँ डिस्कस किया था इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आपको पता हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो जाके ये टॉपिक अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको होगी ही। डेट इज़ फैराडेज लॉ क्या कहते थे कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर में आपके पास एक प्राइमरी कॉइल होती थी और एक सेकेंडरी कॉइल होती थी। ठीक है, प्राइमरी कॉइल को मैं इधर की तरफ दिखा रहा हूँ और सेकेंडरी कॉइल को उधर की तरफ दिखा रहा हूँ। और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम है और एनपी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न इन दी प्राइमरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल को मैंने एक वोल्टेज सोर्स के साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, और वोल्टेज कितना है, वीपी, डेट इज वोल्टेज अक्रॉस दी प्राइमरी कॉइल। ठीक है, एंड दिस इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका काम क्या होता था, ये फ्लक्स को पूरा लिंक कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं एनएस से। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से बेटा, क्योंकि ये एक एसी सोर्स है, एसी सोर्स में करंट लगातार बदलेगा, करंट लगातार बदलेगा, सी फॉर चेंज, करंट लगातार बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स भी लगातार क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो वो बदलता हुआ फ्लक्स इस कॉइल के थ्रू भी गुजरेगा और अल्टीमेटली इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सिरों के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, लेट ईएस। ठीक है, एंड ईएस किसके बराबर होगा, माइनस एनएस। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, एंड डी फाई बाई डी टी। दिस इज द व्हाट, फ्लक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका फ्लक्स चेंज, जितना कॉइल 1 में फ्लक्स चेंज हो रहा है वो है ये। समझ आई बात आपको भाई। ठीक है, भाई फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है और वही बदलता हुआ फ्लक्स इसमें आ रहा है। जितना फ्लक्स यहाँ चेंज हुआ वही यहाँ है। क्लियर है बात आपको। इस कॉइल का काम ही ये है, ये जितना भी फ्लक्स चेंज होगा या जितना भी फ्लक्स होगा पूरा लिंक कर देगा इस सेकेंडरी कॉइल के साथ। क्लियर है बात आपको। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस ईएमएफ आ जाएगा। समझ आई बात। और ये मैंने किससे समझाया आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस से। ठीक है, अब बेटा मान लो, अब यहाँ पर अगर आप कोई भी डिवाइस जोड़ो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, ईएस आएगा। ठीक है, कब आएगा, जब इस पर्टिकुलर कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो, 0। ठीक है, अल्टीमेटली ये ईएस आपको, अगर यहाँ पर मैं कोई और डिवाइस जोड़ देता हूँ, लेट मैं कोई एक्स डिवाइस जोड़ देता हूँ, तो आपको ईएस नहीं मिलेगा, उसके अक्रॉस आपको कितना मिलेगा, वीएस मिलेगा। क्लियर है बात आपको। ये यूनिट नंबर 2 में आपको पता होगा कि ईएमएफ और वोल्टेज में क्या अंतर होता है। ईएमएफ क्या होता है, आपका जब सर्किट ओपन होता है तो वोल्टेज होती है, और वोल्टेज क्या होता है, जब सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो जब आप सर्किट को क्लोज करेंगे तो आपको V मिलेगा, लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है कॉइल का तो आपको अल्टीमेटली पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहला अजम्पशन क्या मान रहा हूँ यहाँ पर, अजम्पशन 1 कि रेजिस्टेंस सेकेंडरी कॉइल का एंड प्राइमरी कॉइल का क्या है, 0 है। ठीक है, तो आइडियली बात करेंगे कि ES किसके बराबर हो जाएगा, VS के। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। अब देखो, अब आपने इसकी तो बात देख ली, लेकिन इसकी भी बात देख लो। जब इसमें से फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है और उस बदलते हुए फ्लक्स में ये कॉइल खुद भी तो है, तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से एक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, माइनस NP डी फाई बाई डी टी। अगर इस रेजिस्टेंस, इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी 0 है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, सोर्स की वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ पर किस चीज़ का सहायता लिया मैंने, सेल्फ इंडक्टेंस की। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास ये जुगाड़, ये जंक्शन होना जरूरी है। क्लियर है बात आपको। अब इन दोनों को आप डिवाइड करो तो देखो क्या आ जाएगा, VS बाई VP, डी फाई बाई डी टू डी फाई बाई डी टी से कैंसिल हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा बेटा, NS बाई NP। ठीक है, तो अगर मैं VS को देखूं कि कितना वोल्टेज मेरे को कॉइल 2 के क्रॉस मिला, तो आप देखें वो क्या हो जाएगा, VP इंटू NS बाई NP। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों कॉइल्स की टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो सेकेंडरी में जैसे इस केस में दिखाया गया है, अगर टर्न्स ज़्यादा हों, ठीक है, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और VS ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, VP हो जाएगा। ऐसे ट्रांसफार्मर हुए जिसमें वोल्टेज सेकेंडरी में बढ़े, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर है बात आपको। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मान लो सेकेंडरी में आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाए, क्लियर है बात आपको, तो आपका VS क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा VP से। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगी। तो वैसी कंडीशन जिसमें आपका आउटपुट वोल्टेज कम हो उसको क्या बोलते हैं,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो आपके गली मोहल्लों के बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ वो कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आप यहाँ से पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज पर पावर को सप्लाई करते हैं, ठीक है, करंट को सप्लाई करते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न करके मैं उस वोल्टेज को कम करता हूँ और फिर वो घटी हुई वोल्टेज घरों में भेजी जाती है। ठीक है कि नहीं बात आपको? ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया बेटा। अब आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, सर मतलब अगर मैं इधर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा कर दूं तो क्या मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज को ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो। तो क्या ये जो वोल्टेज इंक्रीज हो रही है फ्री में हो रही है क्या बेटा? बिल्कुल नहीं। अगर फ्री में हो रही होती तो आपकी सारी की सारी फिजिक्स क्या हो जाती? कोलैप्स कर जाती। क्यों? क्योंकि आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या नहीं रहता? वैलिड नहीं रहता। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो आइडियल कंडीशन में आप बोलेंगे कि आइडियल कंडीशन क्या है? दोनों का रेजिस्टेंस 0 है। तो आप बोलेंगे कि जितना पावर इनपुट में है उतना ही पावर क्या होगा? आउटपुट में होगा। ठीक है कि नहीं बात आपको? पावर तो सेम है बेटा, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो इनपुट पावर को क्या लिख सकता हूँ मैं? Vp इंटू आई पी, और आउटपुट पावर को क्या बोल सकता हूँ मैं? या लिख सकता हूँ Vs इंटू आई एस। तो आई एस निकाल लेंगे हम, क्या आ जाएगा? आई पी इंटू वी पी बाई वी एस। तो अगर आप ध्यान से देखो, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो Vp आपका क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और Vs क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, या फिर मैं बोलूँ कि Vs ज़्यादा होगा तो ये क्वांटिटी 1 से कम होगी, और 1 से अगर ये क्वांटिटी कम है तो IS भी क्या होगा? कम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो IS विल बी लेस देन IP। मतलब वोल्टेज को बढ़ाने के लिए शहीद कौन हुआ यहाँ पर? करंट शहीद हुआ है, करंट घट जाता है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप स्टेप डाउन में देखें, Vp ज़्यादा होगा किससे? Vs से। ठीक है कि नहीं बात आपको? अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है बात? तो मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी कोयल में करंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कोयल। क्लियर है बात आपको? तो ये थी कहानी किसकी? ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में आपको क्या बताना है कि इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस। अगर R0 तो जो इसके अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होगा वो वोल्टेज अक्रॉस दी प्राइमरी कोयल जो सोर्स है उसके बराबर हो जाएगा, और इसमें जो ES है वो वोल्टेज अक्रॉस दी सेकेंडरी कोयल या फिर मैं जो डिवाइस लगाऊंगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं बात आपको? दोनों को डिवाइड करेंगे और वहाँ से आपको पता चला कि वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। अगर इसकी टर्न्स ज़्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाएगा, परंतु करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर टर्न्स कम है, क्लियर है बात आपको, तो आपका वोल्टेज घट जाएगा और करंट बढ़ जाएगा, जैसे मैंने आपको समझाया। क्लियर हो रही है बात आपको? लेकिन जो ये सारी राम कहानी मैंने आपको बताई है ये कुछ अजम्पशन पर बेसिस है। क्या क्या अजम्पशन है देखो ज़रा ध्यान से। एक तो रेजिस्टेंस क्या है आपका? 0 है दोनों कॉइल्स का। क्लियर है बात आपको? और दूसरी कहानी ये है कि जितना फ्लक्स इसके क्रॉस चेंज हो रहा है उतना का उतना इसको मिल रहा है, डेट इज़ देयर विल बी नो फ्लक्स लीकेज। क्लियर है बात आपको? जो रियलिटी में पॉसिबल कम होता है ऐसी कंडीशंस में जब आप कॉइल को थोड़ा दूर दूर रखते हो तो। क्लियर है? और तीसरा जंक्शन क्या है बेटा आपका? देखो ये आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और जो बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो याद करो कोई भी एक कंडक्टर या फिर बल्क पीस ऑफ मेटल अगर बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता था तो वहाँ एडी करंट इंड्यूस हो जाते थे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने एडी करंट को भी नेग्लेक्ट किया है। क्लियर है? तो क्या उपाय हैं जो अजम्पशन हमने लिए हैं उनकी वजह से जो दिक्कतें आती कैसे उसको ओवरकम कर पाते? देखो जो ये दोनों कोयल्स हैं अगर इनमें फ्लक्स के लीकेज को रोकना है तो दोनों कोयल्स को आप क्या कर दो? ओवरलैप कर दो। समझ आ रही है बात आपको? ये सेकेंडरी कोयल हो जाती और लेट ये क्या हो जाती? प्राइमरी कोयल। एक दूसरे के ऊपर रैप कर दो, ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट तो नहीं किया जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है ज्योमेट्री के साथ खेलकर, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया होता है। अगर आपको सेकेंडरी कोयल में करंट ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मोटी तारें ले लो आप, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है बात? और जो तीसरी थी कि एडी करंट को आप इंट्रोड्यूस होगा तो उसको कैसे करें? आप इस कोर को लेमिनेट कर दो। लेमिनेट का मतलब क्या है? मान लो ये मोटी कोर है, इसको पतली 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 स्ट्रिप में बांट दो और पतली पतली स्ट्रिप में बांटो और उनके बीच में लगा दो इंडक्टर और उनको जोड़ दो। उससे होगा क्या? देखो अगर मैं बात दिखाऊं आपको, मान लो ये अगर इस तरीके से एक स्क्वायर कोयल होती, मान लो ऐसे स्क्वायर कोयल होती, आपने देखा भी होगा जब आप घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखते तो ऐसी कोर दिखती है। अगर मैं इसका 3D व्यू दिखाऊं, मान लो ये कुछ थिकनेस की भी है, तो इनिशियली आप बोल रहे हो कि ये एक मटेरियल की है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि इसको लेमिनेट कर दो, मतलब पतली पतली स्ट्रिप में बांट दो आप।
अब होगा क्या, अब पतली पतली स्ट्रिप में बांटकर आपने हर स्ट्रिप का एरिया क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस एरिया की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इस लेमिनेट कोर का अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो एडी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको, एडी करंट क्या हो जाएगा, कम। तो इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। हालांकि बहुत सारी और चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ती हैं ताकि आपके लॉसेस क्या हों, कम से कम। फिर वो प्रॉब्लम एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, ठीक है। तो वो तो आप सीखेंगे आप हायर क्लासेस में, जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो वहाँ पर ऐसी बातें आपके साथ डील करेंगी। यहाँ पर हमारा मकसद आपको सिर्फ आइडिया देना था कि कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ठीक है, और उसकी कुछ लिमिटेशन मैंने आपको बताई और उसको दूर करने की रेमेडीज़ भी बताई। क्लियर है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई यूनिट के साथ, तब तक लगे रहिए आप भी। थैंक यू एंड गुड बाय।